नमस्कार सभी साथियों को। मैं दीपक कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर। तो हाँ साथियों, आज हम हमारा पुनः जो अध्याय है जयप्रकाश नारायण जी का, उसका दूसरा भाग आज हम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण जी की राजनीतिक विचार। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक विचार। जयप्रकाश नारायण जी के हम राजनीतिक विचारों का अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। तो यहाँ ये वर्णन के योग्य बात है कि जयप्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी जी की तरह या और भी हमारे काफ़ी नेता हुए उनकी तरह कोई राजनीतिक विचारक नहीं हुए। उनकी जितनी भी रचनाएं, जितने भी लेख हैं, उनसे ऐसा कोई भी हमें ज्ञात नहीं होता कि जिससे हमें ये पता लगे कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए। नहीं, वो एक सच्चे देशभक्त हुए, एक सच्चे देशवासी हुए हैं, लोगों का कल्याण करने वाले हुए। परंतु फिर भी हम अध्ययन के आधार पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हम उनकी राजनीतिक विशेषताएं खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए, विचार की जहाँ तक बात है तो बता देना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी के कोई स्पष्ट विचार नहीं रहे हैं। कोई उन्होंने एक ऐसी धारणा को नहीं अपनाया है कि जो उन्होंने जीवन पर्यंत तक बनाए रखा, बल्कि उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को बदला है। जैसे हम बात करते हैं, जब वो उस समय की हम बात करते हैं 1921, जब वो यहाँ पढ़ रहे थे और महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, तब उनके विचार कैसे थे? तब उनके क्रांतिकारी थे। वो क्रांति के माध्यम से, तब उनकी धारणा कैसी थी? तब उनके विचार क्रांतिकारी थे। तब वो क्रांति के माध्यम से देश को आज़ाद करवाना चाहते, देश के अंदर देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहते। और जब वो अमेरिका के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ वो मार्क्स और लेनिन की ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ से उनके अंदर एक विचारधारा जन्म लेती है, मार्क्सवाद। वहाँ वो मार्क्सवाद, मार्क्स के समर्थक बन जाते हैं कि शोषित वर्ग जो है उनका शासन किस प्रकार लाया जाए। मार्क्सवादी विचारधारा। और उसके पश्चात जब वो पुनः वापस आते हैं तो महात्मा गांधी जी के संपर्क में जब आते हैं तो वहाँ से वो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक बनते हैं। गांधीवादी विचारधारा। जब वो देश के अंदर अव्यवस्था देखते हैं तो आध्यात्मिक विचारधारा भी बनाते हैं। विनोबा भावे जी के संपर्क में जब आते हैं तो वो सर्वोदय को भी एक सुदृढ़ साधन मानते हैं। महात्मा गांधी जी की तरह साध्य और साधन की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी है जो कोई बहुत बड़े ज़्यादा राजनीतिक विचारक नहीं हुए हैं। उन्होंने ऐसा विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा, परंतु फिर भी उनके अध्ययन से जहाँ तक हमें बातें पता लगती है उसके आधार पर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं उनके समाजवाद संबंधी विचार। समाजवाद संबंधी विचार। सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि आपने जो है पिछले क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, क्योंकि जब आपने उसका अध्ययन किया तो आपको बहुत सारी बातें अभी वहाँ से उठ कर के इसके अंदर आएगी। और ये भी आशा करता हूँ कि आपने साथ के साथ अपने जो नोट्स जो है तैयार कर ली हैं, ताकि परीक्षाओं के समय आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए, समाजवाद संबंधी विचार। समाजवाद संबंधी विचारों से पहले हमें समाजवाद की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए कि आखिरकार समाजवाद क्या होता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी प्रेरणा है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर
व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व है। हर व्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की समानता और स्वतंत्रता जिस विचारधारा के अंदर, शासन के अंदर दी जाती है, वो है समाज। तो ऐसी विचारधारा के समर्थक थे जयप्रकाश नारायण जी। और एक बात और यहाँ वर्णनीय है कि इनका जो समाजवाद है वो रूस के समाजवाद से भिन्न है, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने तो काफ़ी त्रुटियाँ देखी है, परंतु इनका जो समाजवाद है वो उनसे भी भिन्न है। ये हर व्यक्ति के लिए जो है सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति को प्रदान करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को समान बनाना चाहते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति जो वर्ग है, जो सत्ता, जो पैसा जो थोड़े से हाथों में सिमट करके रह गया है, वो चाहते हैं कि वो जो पैसा, जो धन है, वो बराबर बराबर हर व्यक्ति के अंदर बांटा है। तो ऐसी विचारधारा हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण जी जो है रखते हैं। तो आप समाजवाद संबंधी विचार उनके देखेंगे। इसके अंदर आपको समाजवाद की परिभाषा भी बतानी है, और इसके अंदर आपने रूस के जो समाजवाद से इनका समाजवाद भिन्न है, रूस के समाजवाद से जो जयप्रकाश नारायण जी रहे हैं, इनका समाजवाद भिन्न है, इसका भी आपने इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जिक्र करना है। उसके पश्चात देखिए हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रवाद संबंधी। ये बहुत ही संशय का विषय है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद संबंधी विचार, देखिए राष्ट्र क्या है। जब हम देश की बात करते हैं तो हमारी सीमाएं सीमित हो जाती, यहाँ तक भारत है, इसके बाद नहीं जाना, आगे और देश है। परंतु राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कभी भी मुट्ठियों में नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि ये एक भावना है। अगर मेरी भावना आज यहाँ किसी के साथ जुड़ी है, अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मेरी भावना आज भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। आज मेरी भावना मेरे देश से जुड़ी हुई है, अगर मैं दूसरे देश में कहीं रहने लग जाता हूँ तो भी मेरी भावना, मेरा जो कर्तव्य है मेरे देश के प्रति बनता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, वो राष्ट्रवाद। सही परिभाषा की हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, नहीं आप इसको इस तरह बताएंगे, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। ये राष्ट्रवाद कोई ऐसा नहीं है, कोई शासन प्रणाली हो, कोई तरीका हो, नहीं, ये एक विचारधारा है जिसके अंदर सभी व्यक्तियों के अंदर, जिसमें अपने देश के प्रति कर्तव्य, निष्ठा और भक्ति भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद। अब ऐसा नहीं है जैसे हम देश के अंदर रह रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ अपना देखूँ, जब देश के ऊपर संकट आए तो मैं देश की कोई सहायता नहीं करूँगा। तो वहाँ पर देश तो है, वहाँ पर राज्य तो है, परंतु वहाँ पर राष्ट्र नहीं। राष्ट्र वहाँ है जहाँ भावना है राष्ट्र के प्रति, जहाँ देशभक्ति है राष्ट्र के प्रति, जहाँ हम अपना कर्तव्य समझते हैं राष्ट्र। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद के समर्थक जो रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले रहे हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। अगर आज हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो लड़ाई में भाग लेकर के अपने आप को स्वतंत्र करें, अपने देश को स्वतंत्र करें। तो साथियों, ये राष्ट्रवाद संबंधी विचार के बारे में आपको देखना है। आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा नंबर 3, इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र शब्द सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण जी का यह मानना था कि जब उन्होंने भारत के अंदर घूम करके देखा दूर दूर, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जो आज का जो लोकतंत्र है वो वह लोकतंत्र नहीं है जिसकी इच्छा वो रखते हैं, जिसकी कामना वो रखते हैं। वह लोकतंत्र नहीं है, जनता जिस
अपना प्रतिनिधि जिस उद्देश्य के लिए चुनती है वो पूरा हो ही नहीं पाते इस लोकतंत्र में। ऐसा लोकतंत्र आज बना, परंतु जयप्रकाश नारायण जी कैसा लोकतंत्र चाहते थे? वो ये चाहते थे कि ऐसा लोकतंत्र हो जिसके अंदर जो भी सत्ताधारी, जो भी व्यक्ति चुन कर के आता है वो लोगों के प्रति जवाब दे। वो ऐसा लोकतंत्र चाहते थे कि जनता के हाथों में शक्ति दी जाए ताकि वो यहाँ पहुँचाने वाले व्यक्ति को उल्टा रास्ता भी दिखा सके। जयप्रकाश नारायण जी ऐसा लोकतंत्र वो चाहते थे कि आज की जो राजनीति जो दूषित हो चुकी है उसका सफाया किया जाए, स्पष्ट रूप से चुनाव करवाए जाए, न कि धोखाधड़ी से। तो ऐसे लोकतंत्र की कामना जो है हमारे जयप्रकाश नारायण जी करते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने जो नोट से तैयार करते रहे सारे विद्यार्थी। तो ये लोकतंत्र संबंधी विचार रहे, एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना की उन्होंने देश के अंदर इच्छा जाहिर की, कामना की, उसके लिए संघर्ष भी किया। अगला पॉइंट के अंदर हम बढ़ते हैं, दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन लोकतंत्र काफी महत्वपूर्ण बात है, दल विहीन लोकतंत्र। अब जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि जैसे जैसे देश के अंदर अत्यधिक दल हो वैसे वैसे देश के अंदर अशांति और अव्यवस्था का माहौल हो। लोकतंत्र, ऐसे लोकतंत्र की स्थापना देश के अंदर की जानी चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा दल न हो। ज़्यादा दल जब नहीं होते तो वो दल जनता के प्रति जवाबदेह भी होते, वो जनता के हितों का ध्यान भी रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के पास विकल्प ज़्यादा नहीं है कि हम पुनः गांठ साफ कर करके सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो दूसरे ही पार्टी को भी चुन सकते। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी दल विहीन लोकतंत्र की जो है बात करते थे, दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करते थे कि ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिसमें दलों की जो आज निरंकुश बने हुए उनके ऊपर अंकुश लगाया। जब देश के अंदर ऐसा शासन होगा तो जनता खुश रहेगी, जनता लोकतंत्र का सम्मान भी करेगी। इसके पश्चात लोकतंत्र का आध्यात्मिक रूप, लोकतंत्र का आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक जहाँ शब्द आता हमारे मस्तिष्क में एक ही बात जाती है कि यह जो शब्द है भगवान की ओर इशारा करता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ नैतिकता पर बल दिया है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पुस्तक लगाई जाती है नैतिक शिक्षा की। नैतिक शिक्षा के अंदर क्या होता है, हमें हमारे कर्तव्य सिखाए जाते हैं, हमारा फर्ज क्या वो सिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि हम अनुचित मार्ग पर न चले, उचित रास्ता हम अपनाए रखें। तो लोकतंत्र का आध्यात्मिक विचार की हम बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने यह नैतिकता पर बल दिया है कि आज के वर्तमान जो लोकतंत्र के अंदर जो है सिर्फ जो सत्ता में जो पार्टियां आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लोगों को डरा धमका करके या फिर नशे में या किसी तरह लालच दे करके जो है चुनाव जीतती है। इन लोगों के अंदर जो नैतिकता होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है। आज थोड़ी सी बातों के ऊपर लोग जो है मरने करने को तैयार हो। जो एक स्पष्टवादिता होनी चाहिए, जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, आम जनता इसको भूलती जा रही है। वो चाहते कि ऐसे एक लोकतंत्र की स्थापना हो जिसके अंदर हर बात को स्पष्ट रखा जाए, हर बात को साफ साफ कहा जाए, जिसके अंदर कोई भी त्रुटि ना हो, जिसके सफ़ेद वस्त्र पर कोई भी दाग ना हो। यानी ऐसी नैतिकता जितने भी पदाधिकारी हैं, सरकार के जितने भी मंत्री बनते हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए, ताकि वो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करें, तब इस देश के अंदर समाजवाद की स्थापना हो सके। तो ऐसे लोकतंत्र की कामना जो है करते थे जयप्रकाश नारायण। और इसके पश्चात जैसे हम देखें संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का विचार होना चाहिए। इसके अंदर आप जिक्र करेंगे, जब बिहार के अंदर आंदोलन चल रहा था तो
तो छात्र जयप्रकाश नारायण जी के पास आए थे नेतृत्व करने के लिए। जयप्रकाश नारायण जी ने जब उनका नेतृत्व किया तो उन्होंने एक नारा दिया था, वो था संपूर्ण क्रांति का नारा। और संपूर्ण क्रांति का क्या भाव था? संपूर्ण क्रांति का भाव था कि मुझे हर वर्ग के लिए, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, छात्र, सब के लिए जो है मैं एक सम्मानपूर्वक जो जीवन जो है चाहता हूँ, हर सुख सुविधाएं मैं चाहता हूँ। जो आज पैसा जो है मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रह गया, इकट्ठा हो गया है, उसको मैं देश के अंदर बंटवारा चाहता हूँ, ताकि जो उद्योग धंधे हैं, जो बड़े बड़े सब उद्योग धंधे हैं, उनकी बजाय जो लघु उद्योग हैं जिससे आम जनता गुजारा चलता है, सरकार उनको ज़्यादा महत्व दे। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था कि देश के अंदर इस प्रकार से क्रांति हो कि शोषित वर्ग जो है, पीड़ित वर्ग जो है, उनके हाथों में सत्ता आए और वो अपने अनुसार जो है अपना शासन करें। इसके पश्चात विनोबा भावे जी के साथ मिलकर जब उन्होंने संघर्ष किया तो वहाँ जिक्र आया था किसका? सर्वोदय संबंधी विचार। सर्वोदय संबंधी विचार। और सर्वोदय से एक बात यहाँ स्पष्ट है, सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उद्धार, सभी का उद्धार या सभी की उन्नति। इसी तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। सर्वोदय के अंदर क्या था कि किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय के लिए आंदोलन नहीं किया जा रहा था, बल्कि सभी के लिए। उसके अंदर कोई भी हो, कोई इसके अंदर जाति पाति, कोई इसके अंदर धर्म नहीं, कोई इसके अंदर ऊंचा नीचा नहीं, वो सभी के लिए आंदोलन किया जा रहा था। उस सर्वोदय आंदोलन का समर्थन करते थे जयप्रकाश। वो चाहते थे कि देश के अंदर ऐसी क्रांति की जाए और सभी वर्ग, जितने भी पीड़ित वर्ग हैं, वो सारे के सारे क्या हो, इकट्ठा हो, क्योंकि उन सभी के हित समान हैं, उन सभी के जो आज जो इच्छा रखते हैं वो समान है, उन सभी की समस्याएं समान हैं, ताकि वो सब आंदोलन कर करके हम सरकार के ऊपर जो है, सरकार से अपनी मांगे मनवा सकें। तो सर्वोदय आंदोलन का जो है समर्थन करते थे जयप्रकाश नारायण जी। इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके पश्चात अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हम देखते हैं गांधीवादी विचार। गांधीवादी विचारधारा। महात्मा गांधी जी के कट्टर समर्थक रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। अब महात्मा गांधी जी का एक ही हथियार था जो जयप्रकाश नारायण जी ने भी अपनाया, वो था अहिंसा। वो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, जब से उनके संपर्क में आए तब से लेकर अपने अंतिम समय तक वो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चले हैं। उनके जैसी जो विचारधारा है, जो सोच है, वो रखते थे। और जब महात्मा गांधी जी उन्हें छोड़कर चले गए तो बहुत दुख हुआ था उन्हें, परंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर देश की सेवा करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और ये साध्य और साधन की बात करते हैं। साध्य और साधन की पवित्रता। जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि अगर हमारा साध्य सही है, हमारा साध्य सही है, इससे क्या होता है, किसी को अगर कोई नुकसान नहीं होता है, तो हमारे उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी हमारे उचित ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे हित तो अच्छे हों, हम कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अनुचित तरीके से कर रहे हैं। इस बात के समर्थन में जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। क्यों? तो महात्मा गांधी जी से उन्होंने यह सीखा कि किस प्रकार अहिंसा से जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है, अहिंसा से भी आज़ादी जो है लाई जा सकती है। तो गांधीवादी विचारधारा के भी समर्थक रहे हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। और एक दो बातें और बताता हूँ आपको इसमें। राज्य संबंधी विचार भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे राज्य संबंधी विचार।
राज्य संबंधी विचारों में बताना, जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसके हाथों में एक तो कम से कम शक्तियाँ, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार राज्य सरकार के हाथों में जो ज़्यादा शक्तियाँ जब दी जाती है तो उससे क्या होता है, वो निरंकुश होता है, वो जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में जनता जो है कुछ नहीं रह पाते, वो अपनी मनमानी करते हैं, लगातार निरंकुश होते चले जाते हैं। तो ऐसे राज्य का जो है विरोध करते थे जयप्रकाश नारायण जी। उनका मानना था कि राज्य कैसा हो, कल्याणकारी राज्य की देश के अंदर स्थापना की जाए जो जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए कार्य करे और सभी वर्ग को समान बराबर का दर्जा दे, ऐसे राज्य की स्थापना जयप्रकाश नारायण जी करते। और एक बार तो उन्होंने राज्य के अस्तित्व को भी नकारा। माननीय जयप्रकाश नारायण जी की बात करें, उन्होंने राज्य के नहीं आता, एक बार उन्होंने राज्य के अस्तित्व को भी निकाला है। तो ये राज्य संबंधी विचार उनके रहे हैं और इसके जो राजनीतिक विचारधारा जितनी भी है जयप्रकाश नारायण जी की, उनका हमने जो है बारी बारी से अध्ययन किया है। एक वो जिस तरह से वर्ग बटे हुए थे समाज के अंदर, देश के अंदर, उसका भी उन्होंने खंडन किया है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना भी उन्होंने की है। राज्य विहीन कि अगर देश के अंदर राज्य हो ही ना, कोई वर्ग हो ही ना, तो भी बहुत अच्छा। यानी वो चाहते थे कि देश के अंदर कोई भी ऊंचा नीचा, कोई भी जाति पाति, कोई भी धर्म का विवाद ना हो, किसी प्रकार से सबके सब क्या हो, समान हो, समानता के आधार पर सभी को रखा जाए, सभी को समानता के आधार पर हक और अधिकार दिए जाए। ऐसी विचारधारा जो जयप्रकाश नारायण जी रखते थे। और एक उनका विचार रहा है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जयप्रकाश नारायण जी ने पंचायती राज व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया। वो मानते थे कि जब गांव के लोगों में, क्योंकि हमारे देश कहते हैं ना कि सही वास्तविक भारत जो असली भारत जो गांव में बसता है, जब गांव के लोगों को अपने निर्णय लेने का, अपने फैसले लेने का हक खुद को मिल जाएगा, स्वयं को मिल जाएगा, तब देश के अंदर कोई भी जो है असमानता नहीं रहेगी, सभी देश के अंदर समानता आ जाएगी। वो मानते थे पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाए। इसके अंदर वो चाहते थे कि सबसे नीचे का जो स्तर है वो ग्राम सभा का हो। ग्राम सभा के अंदर गांव का हर व्यक्ति जो हिस्सा ले सकता है, वो अपना प्रतिनिधि चुने, मुखिया चुने और उसी के अनुसार वो है सभी ग्रामों से मिलकर के अपने निर्णय ले, अपना शासन चलाए। इसके ऊपर उन्होंने जिला परिषद की बात कही है। इसकी निगरानी के लिए जिला परिषद हो और जिला परिषद का समुचित उन्होंने बनाया है। एक जैसे जिला परिषद है, जिला परिषद के बाद नगर निगम का भी जिक्र किया है कि एक ऐसी व्यवस्था जो संपूर्ण जिले का जो है मुआयना रखती हो, संपूर्ण जिले के जो है कार्यकाज को देखती हो, जो काम काज चल रहा है उसके ऊपर नियंत्रण रखती हो, फैसले लेती हो और ऐसे फैसले लेती हो जो लोगों के हित में हो। और इसी स्थानीय शासन के बलबूते पर ये जो सारा कार्य है वो किया जा सकता है। देश के अंदर अगर हम समानता लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है स्थानीय शासन की स्थापना जो है अवश्य करनी चाहिए। और एक उन्होंने बल दिया है विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण से हमारा अभिप्राय है एक होता केंद्रीयकरण यानी कि इकट्ठा करना, और विकेंद्रीयकरण होता है बंटवारा करना। विकेंद्रीयकरण किसका? शक्तियों का। जयप्रकाश नारायण जी ने पुरजोर समर्थन किया है कि शक्तियों का जो है बंटवारा किया जाए, क्योंकि जब जब शक्तियाँ
एक मुट्ठी में आई है, एक हाथ में आई है, तब तब शासक क्या हुए हैं, तब तब शासक निरंकुश हुए, क्योंकि दुनिया एक दूर को भूली नहीं है। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि शक्तियों का जो है बंटवारा किया जाए, आम जनता तक जो है ताकि साधन पहुंच सके, स्थानीय शासन पर शक्तियाँ दी जाए, केंद्र के ऊपर शक्तियाँ केंद्र शक्तियाँ दी जाए, राज्यों को कम शक्तियाँ दी जाए। इस प्रकार वो विकेंद्रीकरण के जो है समर्थन करते हैं कि शक्तियों का जो है बंटवारा किया जाए। तो ये जो अभी हमने पढ़े हैं, ये है हमारे जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक विचार। इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं। हम साथ सारे विद्यार्थी इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, और ताकि परीक्षा के ये समय आपको ये काम आएंगे। जयप्रकाश नारायण जी एक राजनीतिक चिंतक ना होते हुए भी उनके लेखों की किताबों में ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, उनके भाषणों से हम देखें, जिससे उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी राजनीतिक सोच का हमें पता लगता है कि वो किस प्रकार की विचारधारा रखते थे, किस प्रकार की राजनीतिक सोच रखते थे। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है आज का सवाल पूरा है, और आप सभी विद्यार्थी इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें, नोट्स तैयार करें। आशा करते हैं कि आप जो कार्य आपको करवाया गया कक्षा के अंदर उसको निरंतरता से करेंगे, लगातार परिश्रम करेंगे, तो देखो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमारी परीक्षाएं नज़दीक हैं और जल्दी जल्दी से हमें कार्य करना है। तो आप सभी पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू, शुभ रात्रि।